Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जून 2021 या फिर आप कह सकते हो अगस्त 2021 का जो एग्जाम हुआ है MCO4, उसके पेपर को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम दिया होगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कैसा रहा एग्जाम, अच्छा हुआ नहीं हुआ, और आपके अकॉर्डिंग जो एग्जाम था वो कैसा था, ईजी था, मॉडरेट था या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या लेंदी था। तो अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आपका जो पेपर है, एक्सपीरियंस है, वो कैसा है, कि इजी था, मीडियम लेवल का था या फिर बेसिकली डिफिकल्टी लेवल हाई था। मैंने एनालिसिस किया है तो मैं आपको बता दूं, पेपर एवरेज था, लेकिन बहुत सारे हमने जो टॉपिक्स पर प्रिपरेशन करी थी उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स पूछे नहीं गए, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा लिटिल अनएक्सपेक्टेड होगा। और अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपके पूरे बुक में अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बुक में आपको कहीं भी वो टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका एक्चुअली पूछा गया है एग्जामिनर की तरफ से। तो इस पेपर के बाद में और MCO1 के पेपर के बाद में एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि इग्नू ने आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को देने का पैटर्न था उसको बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। बहुत रेयरली 2 या 3 क्वेश्चंस थे जो कि आपके रिपीट हुए थे। इवन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दी थी आपको, उसमें से भी लगभग मैक्स टू मैक्स 5 या 6 क्वेश्चंस ही मैचिंग होंगे आपके, इससे ज्यादा नहीं है। उसमें भी लैंग्वेज चेंज है एक्चुअली में। तो अब आपको जो क्वेश्चन है उनके पूछने का तरीका अलग हो गया। नाउ दे वांट एवरी स्टूडेंट कि भाई आप पूरा सिलेबस कवर करो, और उसमें भी वो घुमा के क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है, वॉट एवर दे वुड लाइक। बट जो भी है, आप प्रिपरेशन आगे की जो एग्जाम्स है उसकी अच्छे से करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड विद द यूनिट्स। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं, उन यूनिट्स का अगर हो सके पॉसिबल तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं उन सबको पढ़ लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि आपका अगर एग्जाम कोई भी थोड़ा बहुत रिलेटेड आता है किसी पॉइंट से तो आप लिख पाएंगे। ओके, तो ये हमारा जो पेपर है 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे एंड टोटल इफ आई टॉक अबाउट देयर वर 9 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। 9 में आपका ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट का था, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस आपको करने थे। तो ये तो पैटर्न हमें पता है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ। पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, टोटल 20 मार्क्स में पूछा गया है। पहले एक कॉन्सेप्ट पूछा है आपसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इजीली आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली क्वेश्चन था ये था हमारा यूनिट नंबर 3 से। अब इसके बाद आपसे पूछा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रॉस क्या हैं और कॉन्स क्या है, मतलब फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। तो जो जस्टिफिकेशन मैंने दिया था आपको, तो वो आप लिख सकते थे। एक हमने वीडियो डिस्कस करा था, केसेस फॉर सपोर्टिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसके पॉइंटर्स आप डाल सकते थे। और कुछ केसेस जो उसी में से चूज करके आप उसको नेगेटिव पॉइंट में भी डाल सकते थे, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना थोड़ा एक्सपेंसिव अप्रोच हो जाता है, और इसमें जो मैनेजमेंट होता है उसको कई चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं उनका जो मेन फोकस होना चाहिए अपने कंपनी के सेल्स को बढ़ाने में, प्रॉफिट को बढ़ाने में, वो नहीं हो पाता। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिखने थे 12 मार्क्स में, बहुत इजीली किया जा सकता था। आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। तो ये तो कॉन्सेप्ट ठीक था, 4 नंबर में पूछा गया मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जो नॉर्मली आपकी बुक में कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है। यहाँ पर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं इंडिया में। अब ये ना तो आपके बुक में था, ये पॉइंट बुक में है ही नहीं है एक्चुअली में। बुक में आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और बाकी अदर डिटेल्स हैं। तो जिन्होंने अपने 12th क्लास के एग्जाम्स में मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आरबीआई के जो बेसिकली टूल्स थे क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के, उन्हीं टूल्स के बारे में लिखना था, जिसमें आपके SLR, CRR, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये यूज किए जाते हैं एक्चुअली जो आरबीआई है उसके थ्रू। और आरबीआई इज द मेन अथॉरिटी यू कैन से, और द सोल रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आपकी पूरी बुक में अगर आपको मिले तो प्लीज बताना, मैंने भी काफी बुक आपकी पढ़ी हुई है और मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड नहीं मिला। लेकिन हाँ, इसमें आप क्या कर सकते थे, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक थ्रेट बन गई है इकोनॉमी के लिए। तो इसमें आप लिख सकते थे कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें बेसिकली क्या होने लगी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होने लगी थी, जो कि हमने पढ़ा था एमआरटीपी एक्ट वाले। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट इसीलिए तो बना था क्योंकि जो इंडस्ट्री थी वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होने लगी थी, मोनोपोलीज क्रिएट होने लगी थी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से आपकी ये प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली में वो डेवलप हो रही थी। तो उसके लिए आपका क्या किया गया, गवर्नमेंट ने सॉल्व करने के लिए एमआरटीपी एक्ट लाया। एमआरटीपी एक्ट में बेसिकली एमआरटीपी एक्ट में आपका मोनोपोलीज को कंट्रोल किया गया, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया गया। उसके बाद में आपका जो कंपटीशन एक्ट है वो लेकर आया गया। ठीक है, कंपटीशन एक्ट लेकर आया गया और इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो ये सारे पॉइंटर्स आप डाल सकते थे अपने आंसर में अगर आपने पढ़ा था। देखिए सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे थे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया, तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स घबरा गए होंगे, आंसर समझ में नहीं आया होगा उनको। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की पीडीएफ दी थी उसमें था फॉरेन कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और जो एफडीआई की पॉलिसी अनाउंस की गई है 1991 वाली, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस हैं वो बताने थे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है और आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, आई एम श्योर। नाउ बात करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। अब एक मिनट, मैंने आपको यूनिट नहीं बताया, तो ये यूनिट नंबर आप 7 में काउंट कर सकते हैं और ये हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का है वो है यूनिट नंबर 15। ठीक है, आई एम श्योर आपको इतने समझ में आ चुके होंगे पॉइंट्स। नाउ अब बात करेंगे फॉरेन कैपिटल वाली। तो फॉरेन कैपिटल जो हमारा है वो है यूनिट नंबर 20। यूनिट नंबर 20 का पॉइंट है। अब ये हमारा यूनिट नंबर 1 से है। यूनिट नंबर 1 जो कि आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे भी लैंग्वेज चेंज कर दिया, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कर दिया, जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। और सोशियो कल्चरल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। मैं इस पर कल वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद में आई वाज फीलिंग वेरी बैड एक्चुअली में। कल बहुत मुश्किल से वीडियोस बनाई और इवन आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, तो थोड़ा सा इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं दे पाया हूँ अभी आपको, बट कोशिश करूंगा जितना हो सके वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं। तो सोशियो कल्चरल वेरिएबल्स में आप वही लिख सकते थे, लैंग्वेज, कल्चर, एथिक्स, इन चीजों के बारे में आप लिख देते, आप आराम से आंसर लिख देते। ठीक है, लैंग्वेज, कल्चर, एथिक्स, एजुकेशन लेवल, सोशल वैल्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स, तो ये चीजों से रिलेटेड अगर आप आंसर लिखते तो आपको बहुत ईजिली आंसर लिखने को मिल जाता 20 मार्क्स में। नाउ अब आ गया हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन था और ये था हमारा यूनिट नंबर 16 से। ठीक है, आपको आर्ग्यूमेंट देने थे फॉर एंड अगेंस्ट में कि क्यों हमें स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए और क्यों नहीं प्रमोट करना चाहिए इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सेकंड, आपको ये क्वेश्चन जो था वो मेरे पीडीएफ में नहीं था। ठीक है, एक्चुअली में ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन ये पीडीएफ में था। हाउ फार इज द प्रेजेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्कस। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। आपको मैंने बोला था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कॉन्स्टेंट्स पढ़ लेना कि क्या क्या आपकी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। तो वही है, प्रेजेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कंड्यूसिव हो रही हैं। पहले तो आप कॉन्स्टेंट्स बताते और उन कॉन्स्टेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किया गया, जैसे कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई, सिडको, सिड बी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाई जा रही हैं जिससे कि एक्चुअली में आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ग्रो किया जा सके। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टेंट्स पता थे तो उसी के बेसिस पर आप अपना आंसर कन्वर्ट कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इसको भी थोड़ा सा घुमा दिया गया। अगर मैं बात करूं, ये आपका था यूनिट नंबर 11 से। कल मैंने आपको सेबी का एक क्वेश्चन कराया था, सेबी का, तो उसमें आपको बताया था मैंने कैपिटल मार्केट जिसमें आता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जब सेबी एक्चुअली में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो कौन कौन से लॉज थे एक्चुअली में जो कैपिटल मार्केट की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते थे। ठीक है, दो लॉज मैंने आपको बताए थे। अगर आप लोगों ने सेबी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें पॉइंट्स पता चले होंगे। तो सेबी की जो रेगुलेशंस थी मैंने कुछ आपको बताई थी जिससे वो कैपिटल मार्केट को प्रमोट या फिर डेवलप करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, उसका ही कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर देते। साथ ही साथ एक मैंने आपको पीडीएफ दी थी जिसमें सेबी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 की भी बात की थी, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते थे।
ठीक है, तो जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया फाइन, नहीं तो चॉइस थी आपके पास में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये तो बहुत ही बेसिक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, व्हाई इज प्राइवेटाइजेशन एडवोकेटेड दीस डेज, इंडिकेट द पॉसिबल एरियाज। तो ये लिटरली पूछा जा रहा था कई टाइम से, पिछले भी कई पेपर्स में पूछा गया है एंड एज इट इज अभी भी पूछ लिया गया है, तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये बेसिकली हमारा है यूनिट नंबर 17 से, ठीक है। और लास्ट हमारा रह गया ये जो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें, हमने 15 लिख दिया, ठीक है, यूनिट नंबर 11 हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, कोई भी दो शॉर्ट नोट करने थे तो शॉर्ट नोट में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और देख लीजिए मैंने जो आपको बताए थे ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए मैंने आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दी थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे वीडियो प्रोवाइड की थी आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यूनिट 7 का कॉन्सेप्ट था, ये आपका यूनिट नंबर 17 का कॉन्सेप्ट है। तो यूनिट नंबर 7 से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। फेमा है यूनिट नंबर 20 का कॉन्सेप्ट है, और ये ग्लोबलाइजेशन यूनिट नंबर एक्चुअली में 18 का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ही सिंपल थे, इनमें से दो तो चूज आप कर ही सकते थे। अगर ट्रेड पॉलिसी वाली पीडीएफ पढ़ के गए थे तो ये कर सकते थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली थी तो कर सकते थे। तो पेपर इजी है ऑल ओवर। अगर मैं बात करूं तो पेपर इजी था। अगर किसी को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकता था वो, बट जितनी हमने प्रिपरेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मैं बोलूंगा, इसीलिए मैंने आपका जो टेलीग्राम था उस पर भी मैसेज किया। थोड़ा सा शॉकिंग था पेपर, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनमें से कुछ भी नहीं था। इतनी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर बेसिक चीजें पहले ही बता दिया जाता है इग्नू की तरफ से कि बेसिक स्टडीज कर लो, तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के एग्जाम्स आ रहे हैं तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन आगे इसी तरीके से कीजिए। स्टार्टिंग की यूनिट्स पढ़ लीजिए। एक पेपर अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी आप देख चुके होंगे, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कोई ट्रेंड कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो अपनी तैयारी कीजिए MCO 5 की, अगला पेपर है। वीडियोस काफी एडेड हैं प्लेलिस्ट में, उनको देख लीजिए। और बाकी मैं कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे फील होता है थोड़ा सही, आई विल प्रोवाइड यू मोर एंड मोर वीडियोस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।